अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस यानी तहजीबों का टकराव हमने बहुत सुना, कहा गया कि कंस्पायरेसी थेरीज हैं। लेकिन अब एक बार फिर जब इसराइल ईरान अमेरिका तनाज़ा हुआ है और ये एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन है और इस नजरिए के हवाले से बातें की जा रही हैं। अब इसमें इसराइल का क्या हाथ है, इसराइल किस तरह से इस पूरे के पूरे प्लॉट को आगे लेके चल रहा है, ये अमेरिका के ही साफी टकर कार्लसन जो है उन्होंने एक पूरा पोस्टमार्टम किया, जरा पहले वो देखिए। इसका पूरे का पूरा जो एक इक्वेशन है या प्लॉट है कि जो मुकद्दस मुकाम है मस्जिद अक्सा, उसको ईरान इसराइल टारगेट करे, फिर उसका इल्जाम ईरान पे लगाया जाए, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वहां पर एक जो इबादतगाह है वो बनाई जाए। अब ईरान के साथ जो जंग है ये छठे रोज में से जंग दाखिल हो चुकी है और ट्रंप और नेतन्याहू के इस चीज को लेकर पूरी दुनिया, इवन उनके अपने इत्तेहादी जिसमें स्पेन शामिल है, वो सवाल उठा रहे हैं और फिर इस पूरी जंग को एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। वो अमेरिका के वजीर दिफा के जुमले हों या फिर जो अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर जो पैगाम दिए गए हैं उस हवाले से उनको ये कहा गया है कि ये लड़ाई खुदा के मंसूबों का हिस्सा है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि चूंकि सदर ट्रंप जो हैं वो मुंतखब करदा हैं तो इसलिए ये काम उनको ये कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम उनके सेनेटर हैं, वो ट्रंप के करीब तस्वुर किए जाते हैं, वो क्या हैरान कुन गुफ्तगू। इसी तरह से अमेरिका के जो दूसरे सेनेटर्स हैं, माइक जॉनसन हैं या उनसे हट के अमेरिकी सेक्रेटरी जंग हैं, उनकी गुफ्तगू जरा देखें। Religion. अब ऐसा नहीं है कि सब सेनेटर्स अमेरिका के या जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करने वाले हों। वहां पर हमने देखा कि कांग्रेसमैन जो जेरेड होफ है उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है। ईरान जंग के खिलाफ बहुत आवाजें उठ रही हैं। चूंकि अमेरिकी सदर वेनेजुएला का हवाला दे रहे थे तो हमने ये देखा कि वहां पर एक अमेरिकी जो कांग्रेस खातून रुकन है मिजिट टेलरी ने, उन्होंने अमेरिकी सदर की पॉलिसी के ऊपर सवाल भी उठाए, तनकीद की और फिर ये भी कहा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अब अमेरिका के सदर के इन इकदामात ने उनके अपने इत्तेहादियों के अंदर भी एक तफरीक को या तकसीम को नुमाया किया है। इवन जो उनके बड़े पुराने इत्तेहादी और पक्के इत्तेहादी कहना चाहिए, बरतानिया के वजीर आजम ने कानूनी अखलाकी जवाज मांगा इस जंग का हिस्सा बनने के लिए। ईरान हमले को लेकर अमेरिका और इसराइल पर तनकीद हो रही है, लेकिन जो अमेरिकी सरकार है वो इसको हर लिहाज से कहती है कि वो रिजीम चेंज भी करेगी और वो ज़रूरी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। आप ज़रा तर्जुमान वाइट हाउस की गुफ्तगू सुनिए। ये खूनी गेम है और ये अब बढ़ती जा रही है। ईरान इसराइल अमेरिका से निकलकर खित्ते के दीगर ममालिक उसका हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। आज अजरबैजान के अंदर ड्रोन हमला हुआ, फिर उसी तरह से आपने देखा कि श्रीलंका के पानियों के अंदर जो कुछ हुआ। तो इस सारे मामले को लेकर हमने बात करनी है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर ये मामला मजीद बिगड़ेगा और क्या जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें और मजहबी रंग देने की बातें हो रही हैं इसका क्या मतलब है। और फिर पाकिस्तान जिस तरह से अपनी पॉलिसी को परसू कर रहा है, क्या ये एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, क्या यही पाकिस्तान के मफाद के हक में है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सीनियर सहाफ़ियों को दावत दी है। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और समीना पाशा साहबा मौजूद है। आप दोनों के वक्त शुक्रिया। और आगे चलकर हम मशरिक़ वुस्ता के उमूर के ऊपर डॉक्टर सैयद नासिर शिराजी को आज दावत देंगे कि उनसे रहनुमाई लेंगे। तो आगाज़ ज़रा अपने तजियाकारों और जो सहाफ़ी हैं उनके साथ करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब से आगाज़ कर लेते हैं। मलिक साहब, कल हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक ब्रीफिंग हुई जिसमें पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया। उसमें तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जो दोनों लीडरान थे, दोनों ऐवानों के, वो मौजूद नहीं थे। एक ये बताइए कि इस पूरे तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ या पॉलिसी है क्या यही होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, क्या ऑपोजिशन का जाना कल आप समझते हैं एक सेटबैक है, या वो जो कह रहे हैं कि आपने पहले जब फैसले लिए उस वक्त हमें शामिल करना चाहिए तब तो आपने हमें बुलाया नहीं है। देखिए, ये इतराज़ तो अपोजिशन का हो सकता है कि अगर फैसले हो रहे थे हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन अगर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है, उन्हें एतमाद में लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर सियासी जमातें जो हैं वो डायलाग जारी रखती हैं। अगर कहीं किसी एक जगह पे हुकूमत नज़रअंदाज भी कर दे तो अपोजिशन का काम होता है कि दोबारा जब उन्हें मौका मिले तो उस मौके का वो फ़ायदा उठाते हुए उन इश्यूज़ के ऊपर पार्टिसिपेट करती हैं। अब पीटीआई के जो है वो क्या कैसे कह सकेगी कि जो पॉलिसी बन रही है या जो इस वक्त हमें सूरत हाल का सामना है पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसके बारे में हम जो है वो लाइलम है या हमें बाखबर नहीं रखा गया। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो सियासत है वो कम से कम इन इश्यूज़ के ऊपर जो है, जहाँ आपके कौमी मसाइल हों, जहाँ आपके मुल्क के दिफा का मामला हो, जहाँ मुल्क की सलामती का मसला हो, जहाँ मुल्क की खर्जा पॉलिसी का मसला हो, वहाँ सियासी जमातों को अपने ज़ाती मुफादात या ज़ाती जो एतराज़ात हैं
उनसे हट के फैसले करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। हम जो है वो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, हम अपने मफादात को पहले रखते हैं, मुल्की सियासत की बाद में जिक्र करते हैं। हत्ता कि जब इवन मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त हो, आप देखें ना सवालात यही उठते हैं। जब हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई थी, कुछ आवाज़ें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हमने सुनने को मिली। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो मसला है, हर बंदे को ये बात पता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, और पाकिस्तान एक सही तरीके से भरपूर उसका जवाब दे रहा है ताकि अपने मासूम शहरियों की जानों को बचाया जा सके। अब उस पर भी सियासत की जाती है, तो मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है। इससे अपोजिशन लीडर को कम से कम दोनों ईवानों में उनको जो है वो सियासत से बालाए ताक रख के इन मीटिंग्स में शिरकत भी करनी चाहिए और अपना इनपुट भी देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। समीना साहब, ये बात तो ठीक है, जब आपको नहीं बुलाया जाता तो आप कहते हैं देखें जी वहाँ पीस बोर्ड में आपने बोर्ड ऑफ पीस में जाना था, आपने हमें बताया ही नहीं है, एतमाद में नहीं लिया। जब एतमाद में लिया जाता है तब आप रूठ जाते हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान भी बैठे हुए थे, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान भी उतना ही इस पूरे मैंडेट के ऊपर या उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। ब्रीफिंग लेना या उस पर जाके एक अच्छा जेस्चर देना, क्योंकि ये मामला कोई दाखिली सियासत का तो नहीं था, आप समझते कि पीटीआई का ये फैसला दुरुस्त था? शुक्रिया आपका उमर। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई जैसे जैसे हम पीटीआई कहते हैं, वो तो जाहिर है इमरान खान के विजन के ऊपर खड़ी है ना। तो उन्होंने अगर किसी भी कौमी इशू पर कोई राय देनी है तो उन्हें जाहिर है कि अपने जो पार्टी चेयरमैन हैं उनसे राय लेनी है, उनसे मुशावरत करनी है, उनकी गाइडेंस लेनी है, उसके मुताबिक ही वो उसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ देने के अहल होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो ये बात डिमांड करते हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर इतनी ही हुकूमत की नीयत अच्छी थी कि उसे एक इत्तेफाक राय पैदा करना है या उसको सबको ऑन बोर्ड लेना है, तो एक मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी मुलाकात करवाना तो इमरान खान साहब का राइट है, और बहुत ही गैर ज़रूरी और गैर कानूनी तौर पर उनकी मुलाकातें बंद रखी गई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप इतने ही संगीन हालात से दो चार हैं और आप समझते हैं कि ऐसे मौके पर कौमी यकजहती की जरूरत है, तो उस कौमी यकजहती का सारा बोझ क्या हमने सिर्फ अपोजिशन पे ही डालना है कि वही हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके और फिर साथ में बैठ जाए? वो हुकूमत क्यों नहीं उठाती बोझ? वो क्यों नहीं अपनी अना से एक कदम पीछे हटती है और मुलाकात करा देती है, जो कि उनका जायज हक है? वो कोई ऐसा गैर जरूरी मुतालबा या नाजायज मुतालबा तो कर नहीं रहे। जहां तक ये बात है कि जी आपको कब लेना है कब नहीं, तो जहां आपने फैसले करने हैं वहां तो आप ऑपोजिशन को नहीं पूछते। आपने 26वीं तरमीम की, आपने 27वीं तरमीम की, आपने कोई कोशिश नहीं की कि आप ऑपोजिशन को साथ लें और उनको भी कंसेंसस डेवलप करके उस अमल का हिस्सा बनाएं। जहां पर आपने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना था, आपने तो नहीं ऑपोजिशन से पूछा कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बल्कि फैसले भी कहीं और से पता चल रहे होते हैं कि जनाब ये फैसला कर रहे हैं, ये फैसला हो रहा है। आपने अफगानिस्तान पर हमला करना था, आपने तो नहीं पूछा ऑपोजिशन से कि जी हम वहां पे अटैक करने जा रहे हैं, जबकि आपको पता था कि ऑपोजिशन की जमात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत पर है और सबसे ज्यादा वही मुतासिर होती जो भी आपके फैसले होते। तो जहां आपने फैसले करने थे वहां तो आपने एतमाद में नहीं लिया। जहां अब उन फैसलों का बोझ उठाना है तो वहां पर आपको अब चाहिए कि आप लेजिटिमाइज करवाना चाहते, ताकि कल को उनके जो भी फैसलों के रिजल्ट आए तो आप ये कह सकें कि देखें जी ये भी तो बीच में शामिल ही थे, इसीलिए तो तस्वीर में नजर आ रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप फैसले करें वहां पे मुशावरत करें, और उन फैसलों में भी जो पार्टी का हक है कि उनके जो चेयरमैन हैं उनके साथ मुलाकात हो, वो होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़े, और मेरा ख्याल है इसमें फिर कोई दो राय नहीं होगी। सब यही कह रहे होंगे कि भाई फिर गैर जरूरी तौर पर नहीं इनकार करना चाहिए। आपको याद होगा जब फैटफ के ऊपर कानून साजी होती थी तो उस वक्त की जो पीएमएलएन थी वो भी अपने मशवरे लेके आ जाती थी, मुतालबे लेके आ जाती थी कि जी पहले नैब के मामले को भी इसके साथ कर लें तो फिर हम फैटफ में भी आपके साथ हो जाते हैं। तो ऑपोजिशन आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कि गवर्नमेंट को भी नेक नीति का मुजाहरा करना चाहिए था तो ये मसले का हल निकल सकता था। नसरा मलिक साहब, मुझे यूं लग रहा है ये नैब से फिर कोई कौमी खिदमत देने का वक्त आ गया है। पहले कहा गया कि 50 करोड़, अब फिर 30 करोड़, ये अचानक से ये तो इन्होंने खत्म करना था नैब को। ये नैब को मजीद एम्पावर कर रहे हैं ये जो नई तरमीम हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी भोंडी किस्म की दलील हमारे यहाँ दी जाती है सियासी जमातों की तरफ से कि जनाब हमारे अपने कायल से हमें मशवरा करना है, फिर हम अपनी राय का इजहार करेंगे। इसका मतलब ये है कि फिर सियासी जमातें बंद कर देनी चाहिए। फिर पीटीआई की बजाय इमरान खान लवर्स ग्रुप बना दें, मियां नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप बना दें, बिलावल भुट्टो जरदारी लवर्स ग्रुप बना दें, फिर सियासी जमातें अपने आप को नाम न दें। ये फिर सियासी जमातें नहीं हैं। सियासी जमातें अपने फैसले करती हैं। पार्टी ने अपना चेयरमैन बैरिस्टर गौर को बनाया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये क्या चने बेचने के लिए हैं? अडियाला के बाहर रेडी लगाने के लिए हैं? फिर इनको क्यों ओहदे दिए गए हैं? इसी तरीके से अगर माजी की मिसाल दी जाती थी कि नवाज शरीफ साहब से मशवरा किया जाता था, तो नवाज शरीफ साहब से भी मशवरा गलत किया जाता था अगर किया जाता था। पार्टी की सदारत अगर शहबाज शरीफ साहब के पास थी,
और पार्टी की सदारत फैसले कर ले या पार्टी की तंजीम फैसले कर ले, तो उन लोगों को ऑन करना चाहिए, क्योंकि पार्टियां फैसले अपनी इज्तिमाई जो है सोच के मुताबिक करती हैं। फर्द वाहिद की सोच तो तबाह करती है पार्टियों को। यही वजह है आज सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कैबिनेट में मुकम्मल नहीं कर सकता इसलिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, परफॉर्मेंस मैं नहीं दिखा सकता इसलिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इस्लामाबाद छोड़ के मैं पेशावर जाकर नहीं बैठ सकता इसलिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। भाई फिर इस तरह करें कि इमरान खान साहब लवर्स ग्रुप बना रहे हैं, पार्टी खत्म कर दें। दूसरी बात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जनाब एतमाद में नहीं लिया गया। अभी समीना साहबा ने कहा 26वीं तरमीम पे पीटीआई ऑन बोर्ड करने की कोशिश की गई, 27वीं तरमीम पे ऑन बोर्ड करने की कोशिश की। ये जो डायलॉग मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पीटीआई करती रही है, ये किस बात पे करती रही है? इसी बात पे डायलॉग होता रहा ना कि तरामीम के हवाले से। भाई सियासी जमातें डायलॉग करती हैं, अगर आपको तरामीम की मुखालफत करनी है आप मुखालफत करते हैं, आपकी सोच हो सकती है, आपकी राय हो सकती है। ऐसा माजी में भी हुआ। इमरान खान साहब के जमाने में तो आपको पता सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाई जाती थी, कानून साजी तक नहीं की जाती थी, उस वक्त हम खामोश बैठे होते थे। सवाल ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना होता है, कई हुकूमत की कोताहियां होती हैं, कई अपोजिशन की खराबियां होती हैं, लेकिन किसी मुल्क की मफाद के लिए आप इकट्ठे जरूर होते हैं, एक राय का इजहार जरूर करते हैं। अफगानिस्तान में मसला क्या है, उसमें पीटीआई को बड़ा वाज़ेह पता है कि अफगानिस्तान के सारे हमले हमारे मुल्क के हमारे मासूम बच्चों के ऊपर वहां की सरजमीन से होते हैं। उसमें भी आप अगर सियासत करें मासूम बच्चों के ऊपर, तो कल आपसे कोई पूछे? आपसे तो पूछे नहीं चाहिए, इसलिए कि आप मुल्क की खारजा पॉलिसी जहां मुल्क का दिफा है उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं। यानी आपको तो ऑन बोर्ड नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कि आपको शर्म तक नहीं आती कि आपने पूरे केपीके के अंदर आग लगी हुई है, वहां बच्चे मर रहे हैं, हर रोज आपकी पुलिस आपकी पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, रेंजर और फौज के जवान अपनी कुर्बानियां देकर आपको पेट्रोलिंग करके आपके सीएम की जान को महफूज बनाते हैं, वो उस पर सियासत कर रहे होते हैं। देखिए मसला ये है कि हमें सियासत से निकल के ये देखना, क्या आपने हिम्मत है खैबर पख्तूनख्वा से जो रोजाना डंके की चोट पे कहते हैं फौज यहां से निकल जाए, 1 घंटे के अंदर उमर दराज गोंदल साहब ये आपके चीफ मिनिस्टर केपी वहां से भागेंगे, लाहौर में आके सांस लेंगे अगर वहां से फौज निकल जाए। हालत इनकी ये हो चुकी है। बिल्कुल ठीक। डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं, एक ब्रेक लेने का कार्य है, पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। मीना साहब, ये नैब वाला जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अचानक क्या जरूरत पड़ गई है। ये तो इन जमातों का मंशूर ये था कि नैब को खत्म करना है, कहते थे कि नैब के होते तरक्की नहीं हो सकती, नून लीग भी यही कहती थी, पीपल्स पार्टी भी यही कहती थी, अब अचानक फिर उसको एम्पावर किया जा रहा है। हाँ, मैं इस पे बात करती हूँ मैं, लेकिन 2-3 बातें जो मलिक साहब ने की हैं उस पर मैं जरा पहले रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। जो बात 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से हो रही थी, भाई हुकूमत को तो खुद नहीं पता था तरमीम में है क्या, तो उन्होंने क्या किसी को ऑन बोर्ड लेना था, वो तो खुद बेचारे ऑन बोर्ड। क्या डायलॉग कर रहे थे जब इनके साथ? मैं बता रही हूँ ना मलिक साहब, आप सुनने तो देना। मौलाना फजल रहमान साहब जो भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आके कहा, उन्होंने उनके जो भी उनकी पॉइंट्स थे उसको उन्होंने जाके पीटीआई के साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि हुकूमत ने डायरेक्ट ऑपोजिशन के साथ या पीटीआई के साथ कोई इस सिलसिले में मुलाकातें की या उनके साथ मुसविदा शेयर किया, तो वो ऐसा कुछ नहीं था। और ये आखिरी तक भी जो चीजें हैं उसमें इसी तरह एम्बिग्विटी थी, किसी को पता नहीं चल रहा था कि भाई तरमीम हो किस बात और ना ही मीडिया को पता था मुसविदा किधर है। सब एक दूसरे से पूछते थे और कोई चीज क्लैरिटी से सामने आती तो पता चलता है कि भाई करने क्या जा रहे हैं एग्जैक्टली। बाद में तो खुद मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ तो ये कहा गया था, बाद में ये नहीं हुआ, और मंसूर अली शाह साहब जो है उनको बनाना था, बाद में मुझे उन्होंने कहा। तो ये तो जब लिखी पढ़ी बात नहीं होती, ऐसे आपने हेरसे के ऊपर बात करनी है तो फिर तो जो मर्जी करते रहे। जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, तो भाई यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब आप ये तय करके बैठे हुए हैं कि जनाब ये तो खुद टेररिस्ट हैं, ये तो खुद उनके सहूलतकार हैं, ये इस तरह से हैं उस तरह से, इन्हें ऑन बोर्ड लेना ही नहीं चाहिए, तो फिर इस मेंटालिटी के साथ तो फिर यही होगा जो हो रहा है। फिर हम एक ही बात कर लें, बात तो कर लेने दें सर, बात तो कर लेने दें, आपकी तरफ दोबारा वो आ जाएंगे, आप दे दीजिएगा जवाब। बात तो यही है कि आप जब ये पहले से तय कर लें कि भाई ये लोग जो है वो सहूलतकार है, हमने इनको ऑन बोर्ड लेना ही नहीं है, तो फिर जब इस तरह के शुबूको शुबात के साथ आप बैठेंगे तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि हमने तो उन्हें कोशिश की ऑन बोर्ड लेने की और वो नहीं लेंगे। वो वहां पर बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ उनकी सरहद है, अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद उनके सूबे में है, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्टेक्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। फैसले आप इस्लामाबाद में बैठकर ले रहे हो और जो वहां की ग्राउंड रियलिटीज हैं उनसे आपको उतना सा आइडिया भी ना हो, और फिर आप कह रहे हो कि जी वो जो है वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उनका एक बिल्कुल जायज मुतालबा था। सुहेल अफरीदी साहब हर दफा ये बात कहते रहे हैं कि जब आप हमारे मामले पे फैसला करें तो आप, उन्होंने जो जरगा बुलाया था उसमें तमाम पार्टीज की ये राय थी, ये सिर्फ पीटीआई की राय नहीं थी। आपको याद होगा कि उसमें पीएमएलएन हो, जो असेंबली में उन्होंने जरगा करवाया था उसमें केपीके की तमाम पार्टीज थी जिन्होंने जरगे के बाद ये जो एक मुतफिका एलामिया था वो दिया था। तो ये कहना कि वो सिर्फ कोई पीटीआई की राय थी, वो ऐसा नहीं था।
तीसरी जो ये बात है कि क्या इसके ऊपर आप फैसला करें, ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, आप उसमें तमाम जमातों को ऑनबोर्ड लें और फिर उस हिसाब से फैसले करें। ये कोई नहीं कह रहा कि दहशतगर्दों के साथ आप बैठ के जफियां डालें, लेकिन तमाम चीजों को आप जहन में रख के उसके दूररस असरात के मुताबिक ही चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि आप बगैर सोचे समझे जो है वो नई जंगें छेड़ दें, जबकि आपको खुद भी पता है कि उनके हालात वाकयात क्या असरात मुरतब करते हैं। अच्छा, लास्टली जो आपने नैब की बात की है, में देखें बड़ी सिंपल बात है कि ये बात तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं बिल्कुल मलिक साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि नैब को तो हमेशा ही यूज किया जाता रहा है, सिर्फ कि आपने किस तरह से सियासतदानों को, मुखालिफ सियासतदानों को बस उनका बाजू मरोड़ना है। तो ये बात दुरुस्त है और इसमें हर हमने जो जमात है उसके बहुत से लोगों के साथ नाजायज चीजें होती देखी हैं, लेकिन ये कम से कम नहीं था कि आपको अदालतों में जाने ना दिया जाए, आपके अदालतों में केसेस ना लगने दिए जाएं, आपके लिए अदालतों के निजाम ही बदल दिए जाएं। अब आज के जो केसेस हैं उसमें, आज की जो तरामीम है उसमें ये पता चल रहा है कि जी उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, वो जाके आपकी आईनी अदालत सुनेगी, जो कि हैंड पिक। तो कहने का मकसद ये कि ये तो हमने देखा था कि मुकदमात बनते हैं, ट्विस्ट किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, लेकिन उसके बाद अदालतों के दरवाजे तो नहीं सियासतदानों पे बंद किए जाते थे। अब तो ये सूरत हाल है, 1.5 साल अपील ही नहीं लगती। अपील लगती है तो उसमें क्या क्या चहमगोइयां हो रही हैं, जो जो मोशगाफियां हो रही हैं कानूनी, वो भी आपके सामने है। तो देखिए आप, मैं तो खुद इस बात के हक में हूं कि ये जो विक्टिमाइजेशन है पॉलिटिकल, ये किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं होनी चाहिए, और माजी में भी अगर किसी के साथ हुआ है तो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका हल ये नहीं उससे भी ज्यादा विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी जाए। जी, उससे भी ज्यादा शुरू। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि ये खासकर ये जो पूरा सिनेरियो शेख बशर के वुस्ता में बना हुआ है, फिर हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है कि हमने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरब उसको भी मेंटेन करना है, फिर हमारे अपने बॉर्डर के ऊपर ईरान के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ईरान हमारा ब्रदरली मुल्क है, उसको भी हमने करना है, और पाकिस्तान जिस अंदाज में करना चाहिए आपके ख्याल में वैसा ही कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सियासतदानों की जो तकारीर है उस पर हम अपनी सोच बना लेते हैं। हमें चाहिए, मैं और आप और समीना पाशा साहबा, हम कम से कम अपनी रिसर्च खुद करें, खुद चीज़ों को जानने की कोशिश करें। जब ये जिक्र अभी समीना कर रही थी जी कि उन्होंने उससे साथ जो मुशावरत नहीं की, ये अपेक्स कमेटी में जो है आते हैं KPK के वज़ीर आला, वहाँ क्या डिस्कशन होती है, चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या मीटिंग्स होती हैं, कोर कमांडर साहब के साथ आपकी ब्रीफिंग किस बात पे हुई है, IG ने आपको ब्रीफिंग किस चीज़ की दी है, इसी टेररिज्म के बारे से ब्रीफिंग दी है ना। लेकिन वो चूंकि सियासी बयानियां बना देते हैं ना जी, देखिए जी हमें तो बुलाया नहीं गया, एलामिया सियासी जमातों को आ गया था। ये सियासतदान जो हैं ये आपको मिसगाइड करते हैं और हम उसका शिकार हो जाते हैं। हर चीज में ऑन बोर्ड होने के बावजूद कुछ अंदर बैठ के कुछ कहते हैं, बाहर निकल के कुछ कहते हैं। अली मीन गंडापुर सब क्या कह रहे हैं, एक एक ब्रीफिंग जो है वो इनको दी गई, एक एक बारे में बताया गया। इसी तरीके से जिस जिक्र आप कर रहे हैं, ये मशक़ वस्ता की जंग, आप हम सब के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने ओमान से पहले सालसी के लिए मुसलसल कोशिशें की। फिर ईरान ने कहा जी हम ओमान को सालिस मुकर्रर करने को तैयार हैं। फिर पाकिस्तान ने कहा हम डायलॉग करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करेंगे, हम अमरीकी इंतजामिया से कहेंगे कि जनाब जंग मसले का हल नहीं है, बैठ के बातचीत की जाए। कहीं ना कहीं ईरान ने भी चीज़ों को मिसकैलकुलेट किया। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ मामला थे, हमने ईरान को यह भी कन्वे किया कि हम एक दिफाई मुआहदे के अंदर हैं, आप सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस हवाले से ईरान को भी बाकायदा आगाह किया गया। और जो हमने अपनी नेशनल पॉलिसी इख्तियार की, जब डायलॉग का हम बात कर रहे थे, उस वक्त आप देखिए ईरानी मंदूब ने UN के अंदर बैठ के पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जी पाकिस्तान का किरदार बड़ा इसमें बेहतरीन किरदार रहा है। आज भी हम, यानी मैं 2 दिन पहले आपके वज़ीर ख़ारजा और आपके डिप्टी वज़ीर आज़म मुसलसल खलीजी ममालिक के साथ राब्ते में थे और मुसलसल ईरान के साथ भी राब्ते में थे। और इस बात की कोशिशें हम लगे हुए हैं, कोशिशें करते रहेंगे कि इस मसले का हल जो है वो पुरअमन तरीके से निकल आए। ईरान को भी कुछ बातें समझनी होगी, ईरान को भी चीज़ें मिसकैलकुलेशन से निकलना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर देखें, ये तनकीद की जाती है जी कि हम ट्रम्प साहब को जो है वो नोबेल प्राइज के लिए हम जो है वो उनको नॉमिनेट कर रहे थे। भाई देखें, मुल्कों के मफादात अपने होते हैं। हम ऐसे तजियाकार बन चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल में आजकल 16-17 करोड़ जो है वो बन गए हैं, खारजा अमूर के माहिर बन गए हुए हैं। भाई हमने उस मौके पर यह देखा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हिंदुस्तान और अमेरिका के माबैन उस वक्त टेंशन की कैफियत है। हिंदुस्तान को दबाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। हमने उसमें अपना कार्ड खेलते हुए ट्रम्प साहब को नामजद कर दिया। आपका ख्याल है कि वो इंडिया सेंट्रिक था, इंडिया सेंट्रिक मूव थी हमारी? समीना साहब, टाइम कम है, मैं आपकी राय इसके ऊपर लेना चाह रहा हूं कि आपकी ये जो खासकर पाकिस्तान की पॉलिसी है मशरिक़ वुस्ता को लेकर और जो ईरान को लेकर, ये प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, यही होनी चाहिए थी, इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी हमारे पास?
देखिए उमर, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो ज्यादा हुकूमत पे बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं तो उसकी बैकलैश उसका वो है कि जो हमने जरूरत से ज्यादा ट्रम्प की खुशामद की वो अब गले पड़ी हुई है, ताकि उसके तनाजुर में लोग अब तनकीद कर रहे हैं। ठीक। कि आप जब बैलेंस करके चलते हैं ना, देखिए ये जो सिफारती मामला, सिफारती लैंग्वेज होती है ना, ये बड़ी डेलिकेट और बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं और इनको बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से लेके चलना है। ये नहीं होता कि आप जो है ना वो जो मुल्क में जिस तरीके से बहुत से ओहदेदारान की तारीफ कर रहे हैं वही वाला पैटर्न जो है वो आप आलमी सतह पे भी जाके आजमाना शुरू कर दें। तो आप जरूर तारीफ करें अगर किसी ने कोई अच्छा किरदार किया। वैसे टाइम आपका कम हो रहा है, लेकिन मैं समीना से एक चीज पूछ लूं, ट्रम्प सब जो कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट फाइटर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज अ ग्रेट मैन, इसका मतलब ये कि ट्रम्प सबको भी खारजा पॉलिसी का नहीं पता कैसे बनती है? मैं अब यही आपको कहने लगी हूँ ना कि चले ये ज़मीना एक साहब, आप जरूरत से ज्यादा, जब तो ट्रम्प पे कौन सी तनकीद नहीं हो रही होती, ट्रम्प पे भी उनसे ज्यादा ही तनकीद हो रही है। आप एक डिसेंट वे में तनकीद करते हैं, तारीफ करते हैं, ताकि आपको कल को जिस तरह के भी हालात हो, आप उनको जब अपने ही अल्फाज को वापस लेना पड़ रहा हो, निगलना पड़ रहा हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। एक तो इस वजह से आपने इतने जज्बाती हो कि उन्हें सेवियर ऑफ द साउथ एशिया और ट्रम्प को जी नोबेल इनाम के लिए, और अब उससे आप पीछे हटते हैं तो आपके लिए मसला है, और अगर उसको उसके ऊपर आप खड़े रहते हैं तो आपके लिए मसला है। दूसरी जो बात है वो ये कि आपकी अवाम की तर्जुमानी आपके मौक़िफ़ में अगर हो रही होती है तो वो आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन का बायस होती है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये हमारे लोग जो है नुमाइंदगी हमारे कर रहे हैं, तो हमारे जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ये है कि आइए मैं आपके साथ निकलती हूँ, हम कोई एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर देते हैं कि जी ईरान के साथ हम सॉलिडेरिटी कर रहे हैं, हम अमेरिका या इसराइल के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, वो तो कहेंगे समीना साहब, वो तो कहेंगे ईरान के साथ मिलकर हमें मिलकर जंग लड़नी चाहिए। ये मुजाहरे जो हैं अमेरिका के अंदर भी हो रहे हैं। अमेरिका के अपने न्यूयॉर्क के मेयर ने जो है वो कंडेम किया है कि भाई अच्छा, आपने मेरा सवाल ये आखिरी, उमर सवाल समीना से पूछ रहे हैं, आपका मकसद पब्लिक ये पे ये है चाह रही है कि जब मुजाहरे आप हैं कि अवाम हमें की ईरान के साथ मांगों की मिलकर अमेरिका से तर्जुमानी लड़ाई करते हैं लड़नी तो चाहिए। अवाम को लगता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि गजा के ऊपर भी जब बॉम्बमेंट हो रही थी तो कोई जाके आप किसी को कह नहीं सकते थे कि कोई मुजाहरा कर लेगा या कोई उनसे यकजहती का इजहार कर लेगा। तो आपकी जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसमें हमें एक नजर आती है ये शिफ्ट, कि आपका जो एक वो है नरमी उस तरफ, और वो हमें दिखाई दे रही है। बाकी ये सही है कि आपने उसमें, ये हमारा फर्ज बनता भी है, अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई हम जंगबंदी के लिए तमाम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कोई इस सारे सिलसिले को रोक सकें, तो ये अच्छी बात है, ये जरूर पाकिस्तान को करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी बात है, पाकिस्तान को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए एक अच्छी पोजीशन पे होते हुए। मैं प्रोग्राम का आगे बढ़ना चाह रहा हूं, अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, नुसरा मलिक साहब का और समीना पाशा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक के बाद तो डॉक्टर सैयद नासिर शिराजी में ज्वाइन करेंगे जो मशरक़ वुस्ता के ऊपर अपनी राय देंगे कि वहां पे क्या मामला चले, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब जो ईरान अमेरिका और इसराइल का मैटर है इसके ऊपर हमने बात करनी है, और डॉक्टर सैयद नासिर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मशरक़ वुस्ता के ऊपर माहिर तसव्वुर की जाते हैं उन उमूर को लेकर। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि ये जंग पहले तो हमने ये देखा कि इसराइल अमेरिका और ईरान को लेकर थी, अब उसमें कल टर्की के हवाले से भी चीज़ें हुई, आज फिर आज़रबाईजान के हवाले से चीज़ें हैं। ये जंग फैलती जा रही है। श्रीलंका के जो मामलात हैं वो भी आपने देखे कल वहां पे जहाज डबोने के हवाले से। ये तो पहले तो ये थे इन तीन स्टेक होल्डर्स के दरमियान थी, अब आप इसको देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मामला और आगे बिखरेगा और बिगड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जंग अगरचे एक खास खित्ते में हो रही है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस ग्लोबल हैं। और जैसा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिनको शहीद कर दिया गया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे पहले ये कहा था कि अगर अमेरिका ये समझता है कि ये जंग दो फरीकों के दरमियान होगी या तीन के दरमियान होगी तो ये उसकी भूल है, ये एक रीजनल वार होगी। इस वक्त तकरीबन 700 किलोमीटर तक की जो रेंज है फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू द रेड सी और फिर पर्शियन गल्फ, ये सारा एरिया इसकी जद में है। और ये आपने दुरुस्त कहा, चूंकि मुश्किल ये है कि ईरान जाहिर है अमेरिका को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता, और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया हुआ है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस वक्त ईरान के लिए, यानी उसकी अपनी बका की जंग है जो वो लड़ रहा है। तो बका की जंग के लिए फिर जाहिर है आपको सारे ऑप्शन ऑन बोर्ड रखने पड़ते हैं। और फिर अमेरिका जो जिसने ये इलीगल वार लॉन्च की है, इम्पोज्ड वार है जाहिर है, तो इसमें उन्होंने तमाम जो बैनुल-अक़वामी कवानीन और एथिक्स हैं उसको उसने बरसरे ताक रख दिया है। जैसे आप देखें खुद यूरोप के अंदर बास कंट्रीज ने, जैसा कि स्पेन है, उसने बड़ा शदीद डिसएग्रीमेंट दिया है। जो वर्ल्ड पावर्स हैं रशिया, चाइना, डिसएग्रीमेंट दिया है। यूनाइटेड नेशन में केस नहीं गया। प्रेसिडेंट ये कहता है कि
माई पर्सनल मोरालिटी इज इंटरनेशनल लॉ, यानी कोई बैनुल-अक़वामी कानून नहीं है, तो जाहिर है फिर इस रीजन के अंदर उनके जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो ईरान का लेजिटिमेट टारगेट बनते हैं। तो बदकिस्मती से इस रीजन में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वहीं से ही ईरान के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं। तो जाहिर है जब ईरान वहां अटैक करेगा तो जंग का दायरा फैलता जाएगा। जाहिर है जिधर से उनके ऊपर अटैक होगा उन्हें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको पता है कि इस रीजन को फिफ्थ फ्लीट देखता है। फिफ्थ फ्लीट जो है वो बहरीन के अंदर मुस्तकर है और उसकी जिम्मेदारी है इस पूरे रीजन की जितनी भी अमेरिकन मिलिट्री रिक्वायरमेंट है वो फिफ्थ फ्लीट ने पूरी करनी होती है। और सेंटकॉम जो है वो इस रीजन के अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उसका आंख है। अगर ये नहीं होगा तो फिफ्थ फ्लीट अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली ये सारे कंट्रीज और इसी तरीके से जो लॉजिस्टिक है उसमें अनफॉर्चुनेटली जबल अली और उसके नजदीक के इलाके जो है ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जब तक जाहिर है कि हिट नहीं होंगे तो जाहिर है ईरान अपने ऊपर जो थ्रेट है उसको काउंटर भी नहीं कर सकता। तुर्की वाले मसले पे जो आपने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक, और मैंने उसको क्रॉस चेक भी किया फिर वेरीफाई भी किया है, क्योंकि अभी एक मसला ये हुआ है कि ईरान का निशाना है मिलिट्री इंस्टॉलेशन, लेकिन मुसाद के एजेंट्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जो कोई सिविल इंस्टॉलेशन भी अटैक करके, जैसा कि गैस डॉक्टर साहब मैं ये सवाल एक जिम्में करना चाह रहा था कि एक तो वो है जो ईरान खुद स्ट्राइक कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। दूसरा जिस तरह अरामको के ऊपर हुआ, ईरान ने उससे भी लाताल्लुकी का इजहार किया, फिर ओमान के अंदर हुआ, ईरान ने उससे भी लाताल्लुकी का इजहार किया, फिर टर्की के मैटर के ऊपर भी आज ईरान की फौज ने कहा हमने नहीं किया, फिर आज आज़रबाईजान वाला हुआ, फिर अमेरिकन अपने टकर कार्सन ने दावा किया कि मोसाद के लोग पकड़े गए हैं कतर और सऊदी अरब के अंदर। ये कहीं ईरान को सबक सिखाने के अलावा जो इसराइल है वो इसमें मजीद खराबी चाहता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ खुद लड़ें और फिर हम बैठकर देखें आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि ईरान के लिए तो कोई माने नहीं है ना, जब वो यूएई के अंदर अमेरिकन एसेट्स पे अटैक करता है, अल उदैद पे अटैक करता है, या बहरीन के अंदर फिफ्थ फ्लीट पे, तो वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैंने किया है, ठीक है, वो इसका डिनायल नहीं देता, तो उसको तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इस तरह की सिविल इंस्टॉलेशन का मैटर आता है तो ईरान डिनायल देता है, क्योंकि ये ईरान का इंटरेस्ट नहीं है वहां पे करना। और दूसरी बात ये है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होनी है वो सारी तो पर्शियन गल्फ से होनी है, वो सारी तो हुर्मुज़ स्ट्रेट से होनी है, और हुर्मुज़ स्ट्रेट का टोटल कंट्रोल इस वक्त ईरान के पास है, और इफेक्टिवली इस वक्त पूरी दुनिया सीज में है, यानी गैस और ऑयल के एतबार से। तो अल्टीमेटली ईरान के पास तो कोई हिट करने का उनकी सिविल इंस्टॉलेशन को जरूरत ही नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि आपने दुरुस्त कहा है, तुर्की ने की तरफ से भी डिनायल आ गया है, और एक मिसाइल की टोटल बात आई है, तो इसका मतलब हो गया कि ये मुसाद ये एफर्ट जरूर कर रही है कि ये जंग जो हमें लड़नी पड़ रही है, और अगरचे हम ही ने शुरू की, यानी इसराइल और अमेरिका ने, लेकिन किसी तरीके से ये फ्रीक भी जंग का पार्ट बन के हमारा बर्डन शेयर करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अभी तक इन ममालिक ने इस लिहाज से कम अज कम जो है वो रेस्ट्रेंट का सबूत दिया है, और अपने आप को इसराइल के उसमें नहीं लेके गए। हाँ, जो मामला है आज़रबाईजान का, वो काफी क्रिटिकल और डिफरेंट है। आज़रबाईजान से एक तो आज़री मूवमेंट है ईरान के अंदर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, इलहदगी पसंद मूवमेंट, क्योंकि उसके बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर दो ईरान के सूबे, शर्की आज़रबाईजान और गरबी आज़रबाईजान लगता है, और वो ये चाहते हैं कि चूंकि अब ईरान की सेंट्रलाइजेशन, तो वो बाकी उन्हें पता चल गया है कि वो रजीम चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा अब उसकी बल्कनाइजेशन और डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं। तो 3 एरिया इस वक्त उसमें है, एक इराक साइड से जहां से वो कुर्दिश एलिमेंट्स को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब जो कल से जहां से वो जी डॉक्टर साहब कल से इसराइल का जो मीडिया है वो ये दावे कर रहा था, गो कि ईरान ने सरकारी तौर पर इसको डिनाई किया, फिर बाद में वो खबरें दुरुस्त भी साबित नहीं हुई, कि जो कुर्द फोर्सेस हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने मंडे को बाकायदा ईरान के अंदर जो है आके अटैक किया है। ये उनका कल दावा था जिसको ईरान ने किया। फिर दूसरा आप आज़रबाईजान वाला कह रहे हैं कि वहां से भी फोर्सेस हैं। क्या अब इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि देखें आपने हमला किया, आप रिजीम चेंज नहीं कर पाए, तो अब इन फोर्सेस को जो जाहिर है वहां पे अनरेस्ट पैदा कर सकती हैं, जिसको सेपरेशन की मूवमेंट कह सकते हैं या कोई भी नाम दिया जा सकता है, अब उनके जरिए ईरान को जो है वो इंस्टिगेट किया जाएगा या कहा जाएगा उसमें चले इनको मैनेज किया जाता है, एंगेज किया जाता है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो नहीं कर सके, और रजीम चेंज इम्पॉसिबल है। इस वक्त आप देखें कि जिस तरीके से जंग के दौरान तमाम ईरान के अवाम जो हैं हर सूबे के अंदर खड़े हुए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पूरी स्पोर्ट है। उन्हें पता है कि ये रजीम चेंज है ही नहीं, ये है ही डिसइंटीग्रेशन, बल्कनाइजेशन है। लिहाजा उसके ये 3 एरियाज आपने दुरुस्त कहा, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ अमेरिकन प्रेसिडेंट का बिल्कुल ऐसे ही समझे जैसे कोई BLA के रहनुमा को कॉल करे कोई हेड ऑफ द स्टेट, तो आप उसको क्या समझेंगे?
BLA के हेड ऑफ द एग्जैक्टली वहां पर जो कुर्दिस्तान पार्टी है जो इलाहद की पसंद की हामी है, उसके हेड को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कॉल की है और उसको कहा है कि हम आपको तमाम वसाइल और रिसोर्सेज देंगे और आप जो है वो ईरान के अंदर जाएं। लेकिन इराक के अंदर से डोमेस्टिक प्रेशर इतना आया है कि मुझे नहीं लगता कि वो ये काम कर सके, और इस मसले के ऊपर ईरान और तुर्की एक पेज के ऊपर है और इवन इराक एक पेज के ऊपर है, लिहाजा ये मिलकर इस थ्रेट के मुकाबले में खड़े होंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अमेरिका ये चाहता है कि चूंकि अब उनके पास पेश करने को कोई नहीं है, आपने कहा था कि आप तो विद इन वीक चीजें ले लेंगे, लेकिन अब वीक हो गया और अब अमेरिकन तमाम खित्ते के अंदर मफादात भी खतरे में है और जो मिलिट्री लॉसेस है वो तो एक तरफ आ गई। अब इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक नए बहरान से दो चार होने जा रही है। 90% राइज यानी तकरीबन 2 गुना राइज गैस की कीमतों में यूरोप के अंदर आ चुका है और दुनिया के अंदर 84 पे है इस वक्त। आप देखेंगे 100 के ऊपर चला जाएगा, $100 के ऊपर जो क्रूड ऑयल चला जाएगा, तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। और नहीं मुमकिन, ईरान की जो जियोग्राफिकल वो उसकी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है, वो सिर्फ एक कश्म को भी अगर यूज करे तो पर्शियन गल्फ के हॉर्मज स्ट्रेट से कोई जहाज नहीं निकल सकता है। उसके लिए उन्हें नेवी नहीं चाहिए, उसके लिए उन्हें सिर्फ एक दो टैंकर हिट होने चाहिए और वो हिट हो गए आज अमेरिका के। तो ये जो एक्सेजरेशन है कि अमेरिकन जो है वो अपना रिजल्ट्स नहीं ले सके, तो वो इस तरह की एफर्ट कर रहे हैं जिसके नतीजे में वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और मिलिटेंट्स ग्रुपों की फैसिलिटेशन कर रहे हैं ताकि वो ईरान के अंदर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को वीक करें और मुख्तलिफ एरिया जो हैं वो अपनी इलाहदगी का ऐलान करें। ये प्लॉट और साजिश यकीनी तौर पर यही है। ठीक, मैं आखिर में एक सवाल आपसे ये रखना चाह रहा हूं कि कल हमने देखा कि अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो मुख्तलिफ बेसिस हैं उस पर यह पैगाम, एक मजहबी पैगाम दिया गया कि एक तो ट्रंप चोजन है, फिर जो हवाला मजहबी दिया गया, फिर उनके वजीर दिफा ने भी कुछ रिलीजियस कमेंट्स किए हैं। आप समझते हैं कि ये मजहबी टच देना, फिर वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली बातें थी वो खुद अमेरिकन अपने मुंह से बोल रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल अब ये कोई ख्वाबो ख्याल वाली बात रही नहीं। हम इसको कहते थे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, नहीं हकीकत है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इस तरह के इशारे दिए हैं। इसराइल की वार कैबिनेट ने रिपीटेडली कहा है। फिर उसके बाद आपको पता है माइक हुकाबे ने, जो इसराइल के अंदर अमेरिकी सफीर हैं, उसने बड़ा वाज़ेह इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने कहा कि जो है वो बिब्लिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये पूरा एरिया इसराइल का हक है, और जिसके ऊपर ये अरब कंट्रीज ने, आपको पता है कि एक नोट ऑफ रिजेंटमेंट जो है वो भी जारी किया। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि वो ये जंग जो भी कहें, इस जंग के अंदर मजहबी ग्राउंड्स हैं और इसराइल मजहबी बुनियाद पर यहां पर है। ग्रेटर इसराइल के पीछे प्रॉमिस्ड लैंड का आइडिया है और प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो बिलाकर हमारे मुकद्दस सरजमीन मक्का मदीना और करबला और नजफ को अपने अंदर इन्वॉल्व किए हुए है, यानी ये एरिया उसके अंदर है। और ये जो जंग है, इस जंग में असल डेटर्स ईरान है। ईरान ही इस पूरे खित्ते में भी और ग्लोबली भी अगर आप देखें वो वाहिद कंट्री है कि जो डायरेक्ट फलस्तीनियों की हिमायत में हर तरह से खड़ा है और इसराइल के मुकाबले में मिलिटरीली भी खड़ा है। कोई इस्लामी मुल्क आप एक का नाम भी नहीं ले सकते जो इसराइल के मुकाबले में मिलिटरीली खड़ा हो, इवन अ सिंगल। तो ये वो वाहिद रुकावट है जिसे हटाना चाहते हैं और उनका ख्याल ये है कि अगर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रीजन, जिसको वो रीशेप और रीसाइज करना चाहते हैं, पहले वो चाहते थे सीरिया से और लेबनान से और फलस्तीन से। बहरहाल फलस्तीनियों की मुजामत को दाद देनी पड़ेगी, लेबनान की मुजामत को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने वहां से उसको एक्सपेंड नहीं करने दिया और उनकी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है वो वहां पे नाकाम हुई है, अगरचे बहुत बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। तो अब ये दूसरी साइड से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा हिस्सा जो है वो अभी दूसरे, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सैयद नासिर शिराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ जो इस वक्त मशरक़ वस्ता के उमूर हैं उसके ऊपर अपनी माहिराना राय दी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।